तो विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारतीय भूगोल की एक और प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, आपसे एक बार बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारी जो भी क्लास हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो हमारे भारतीय भूगोल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसमें बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, श्रीनगर की जो स्थिति है वो कर्क रेखा से काफ़ी दूर है और वो भी उत्तर दिशा में है, जबकि जो चेन्नई है हमारा, मुंबई है, तिरुवनंतपुरम है, ये मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो हमें जो यहाँ पर शहरें दिए हुए हैं, सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन सा स्थित है, तो क्या हो जाएगा हमारा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पटना, राइट आंसर। देखिए, पटना जो है वो है 25 डिग्री 21 मिनट नॉर्थ। जबकि अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो हमारा इलाहाबाद है 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। और अगर हम बात करें यहीं पर हमारे जो पंचमढ़ी है, इसकी अगर पंचमढ़ी की बात की जाए तो यह है 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। तो विद्यार्थी, यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पटना। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। तो मित्रों, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि जो भारत है इसने अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली किस देश के साथ की थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो समझौता हुआ था मानचित्रों को बदलने वाला, ये हुआ था लगभग जून 2015 में ये हमारा क्या समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत भारत ने लगभग अपने 111 क्षेत्र और बांग्लादेश ने लगभग 51 क्षेत्र अपने भारत को दिए थे। भारत ने लगभग 111 बांग्लादेश को दिए थे और लगभग 51 क्षेत्र थे जो हमारे बांग्लादेश ने हमें भारत को सौंपे थे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। देखिए, जो बांग्लादेश है वो अपनी सीमा किस भारतीय जो राज्य है उसके साथ साझा नहीं करता है। तो विद्यार्थी, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बांग्लादेश है वो हमारे भारत के साथ लगभग 4096.7 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा को साझा करता है। कितनी, लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और इससे जो हमारे भारत के जो राज्य लगते हैं वो हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसके अलावा एक है हमारा वेस्ट बंगाल। तो विद्यार्थियों, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाता है ऑप्शन सी क्या हो जाता है, राइट आंसर। बांग्लादेश लगभग 4096.7 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के साथ साझा करता है। और भारत के लगभग 5 राज्य क्या है, बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं, वो है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है वो कौन सा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सिपकिला क्या हो जाता है, राइट आंसर हमारा हो जाता है। ये जो सिपकिला जो दर्रा है ये भारत और चीन सीमा पर स्थित है। क्या है, भारत और चीन सीमा पर स्थित है। और इसी दर्रे के द्वारा जो हमारी सतलज नदी है वो इसी दर्रे के सहारे कहाँ है, भारत में प्रवेश करती है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। जो पाल घाट है वो किन राज्यों को जोड़ता है। देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शंस नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी में होगा यहाँ पर जो केरल और तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु। जो पाल घाट है दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल वह फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमारे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लौनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। जो लौनी और क्षारीय मृदा है इसका भारतीय में और क्या नाम है, तो वो है कल्लर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है हमारा विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कल्लर। अब देखिए जो ये लौनी और जो क्षारीय मृदा है वो भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है हमारे राजस्थान में, यूपी में, इसके बाद आ जाता है हमारा बिहार के बाद हमारा ये देखिए हरियाणा, पंजाब के बाद हमारा महाराष्ट्र। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं विद्यार्थियों। देखिए जो लौनी और जो हमारी क्षारीय मृदा है उसको हम भारत में कल्लर नाम से भी जानते हैं। यह हमारे राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। जो अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं इनमें कहाँ पर सर्वाधिक जो होती है वर्षा, भारी वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कोरोमंडल तट को क्या कहते हैं हम, तमिलनाडु तट भी कहते हैं। और लगभग जो कोरोमंडल तट है इस पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। जो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है वो में से किस प्रदेश में वर्षा होती है। जो उत्तरी पूर्वी जो मानसून होते हैं, मानसून से किस प्रदेश में क्या होती है, वर्षा होती है। तो विद्यार्थियों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड हैं और मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको इसमें से जो भी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं हमारी, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो या फिर राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, जैसे कि अब फ़िलहाल में जो परीक्षा आ रही है CET, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में विद्यार्थियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। जो यहाँ पर जो नदियाँ दी हुई हैं इनमें से भारत से स्रोत है वो है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है वो तिब्बत के कहाँ है, हिमानी के पास स्थित है। इसे ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में हम क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया है, तो ये आपके लिए HW है। इसको कमेंट करके हमें ज़रूर इसका आंसर बताएं कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो
कौन सा है? तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता था। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना लगभग 1936 में की गई थी और एक जो मेन यहाँ का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर 1939 में टाइगर रिजर्व की क्या की गई थी, जो टाइगर की जो प्रोजेक्ट टाइगर की क्या की गई थी यहाँ पर शुरुआत 1973 में की गई थी। किसकी की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1993 में, 1993 में क्या की गई थी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती से लिखा आ गया है, यहाँ 9 की जगह 7 होगा। कि देखिए भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम पहले क्या कहते थे, हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और 1973 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। हमारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि में है, या फिर भारत का जो कितना भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर वन भूमि स्थित है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगभग 20%, या फिर कहीं कहीं लिखा आता है वो आता है 21.23% भी कहीं कहीं लिखा आता है। ये 2013 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार है। लेकिन वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, वन रिपोर्ट जो 2017 है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है, इसका प्रतिशत लगभग बढ़कर कितना हो गया है, 21.54% हो गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको विद्यार्थियों यहाँ पर 20% हो या 21.23 या फिर 21.54% हो, जहाँ पर हो आप इनको लगा सकते हैं, यानी कि लगभग 20% हमारा ए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो कौन सी रोपण फसल नहीं है, जो हमारी ईख है वो रोपण फसल नहीं है, जबकि चाय है, कहवा है, रबड़, ये हमारी क्या हैं, रोपण फसलें हैं। तो विद्यार्थियों ये हमारा टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विद्यार्थियों की मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। जो मध्य प्रदेश है वो किसका विशालतम उत्पादक है। तो देखिए तो हमारा जो मध्य प्रदेश जो विशालतम उत्पादक जो है वो है दाल एवं तिलहन। जो हमारा बी और सी ऑप्शन है ये दोनों का है, तो यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर होंगे यहाँ पे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी है में इसमें पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। तो कौन सा है वो है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध है। जो पश्चिमी बंगाल है उसमें रानीगंज का संबंध किससे है। तो किससे है वो है कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है विद्यार्थी यहाँ पर, राइट आंसर हमारा हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग। जो भारत की कुल विद्युत शक्ति है उसमें जो जल शक्ति का योगदान कितना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लगभग 1/5 भाग। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। तो विद्यार्थी इसको तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कुछ इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कि जो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की क्या है, सबसे बड़ी नहर है। क्या है, सबसे बड़ी नहर है। और जो है ये कहाँ से निकलती है, ये हरिके बैराज बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हरिके
बैराज बांध से। और ये बांध कहाँ बना हुआ है? ये बांध बना हुआ है सतलुज या सतलज नदी पर बना हुआ बांध है। और इससे जो हैं 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, वो हैं हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी जो नहर सिंचाई है, बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? वो है हमारी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इंदिरा गांधी है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, और यह है हरिके बैराज बांध जो कि पंजाब में स्थित है, वहाँ से निकलती है। और किस नदी पर बना हुआ है हरिके बैराज? ये बना हुआ है हमारी सतलज नदी पर। और इस नहर परियोजना से जो लाभान्वित राज्य हैं वो हैं हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? जो कोलकाता है वो किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो देखिए एक क्या है, ये एक नदीय, जो नदीय प्रकार का जो बंदरगाह होते हैं उस प्रकार का ये उदाहरण है। देखिए इसके बारे में हम कुछ बात करें तो यह किस नदी पर स्थित है? ये हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यह हुगली नदी पर स्थित है। और यह समुद्र तट से लगभग 203 किलोमीटर क्या है? अंदर है। जहाँ पर समुद्र तट से 203 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ये हुगली पर। यह किस प्रकार का बंदरगाह है? नदीय प्रकार का। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर NH2 की बात करें तो इसका वर्तमान नाम है हमारे, जो इसके वर्तमान में जो नाम है इसकी बात करें तो इसका नाम है NH19 यानी 19। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों हमसे पूछा था कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा NH2 हो जाता है। तो अगर इसके NH2 के वर्तमान नाम की बात करें तो इसका नाम है NH19 वर्तमान में इसका नाम है। और इसकी वर्तमान में जो लंबाई है वो है लगभग 1465 किलोमीटर विद्यार्थियों। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? जो लिंग अनुपात का सही वर्णन है वो कौन सा है? वह है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर भी विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। किससे की जाती है? वह है कि प्रति लाख वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या के रूप में। तो विद्यार्थी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारा कि जो क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा दी जाती है। ये लगभग मेरे हिसाब से कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों की कुल संख्या को उस क्षेत्र का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में किसको भारत में जनसंख्या घनत्व को क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर विद्यार्थियों हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? जो अपातनी है वो कहाँ का मुख्यतः जनजाति यह जो समूह है? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। ऑप्शन नंबर भी विद्यार्थियों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? जो अंतर्राष्ट्रीय तो इसको कब अपनाया गया था? इसको 2006 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए SSC CPO परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक एकाधिकार का एक क्या है उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि भारत में कोई ऐसी संस्था या एजेंसी नहीं है जो कि रेलवे सेवा प्रदान करती हो। तो क्या हो जाएगा एकाधिकार में भारतीय रेलवे हमारा राइट आंसर विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की विद्यार्थियों की। भारत का उपकेंद्र प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है। कि जो भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है। अगर हम बात करें तो कहाँ है विद्यार्थियों, श्रीहरिकोटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है विद्यार्थियों। यह आपको हमें बताना है कि अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है विद्यार्थियों, हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गंगोत्री हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1983-84 में। कब की गई थी 1983-84 में इसकी स्थापना की गई थी विद्यार्थियों। हमारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं विद्यार्थियों की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में क्या है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा जो है यहीं पर होता है ख़त्म। तो विद्यार्थियों आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो विद्यार्थियों आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट थे, कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे, या फिर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। तो विद्यार्थियों मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और आनंद लीजिए हमारे साथ पढ़ाई का। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन विद्यार्थियों। धन्यवाद।